अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। साइफर केस में अपील दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इद्दत केस में कुछ अहम पेशरफ्त है, उसका एक फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक ख़बर है PTI के लिए, उनका ऑफिस डीसील किया गया, उस पर भी बात करेंगे। इमरान रियाज भाई क्यों उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही, ये भी शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत एक दफ़ा फिर तनकीद की जद में हैं, इसकी भी तफसील आपको बताएंगे। और तनकीद हो रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक फ़ैसले पर भी, जिसमें साबिक़ चीफ जस्टिस इब्राहीम ख़ान को एक अहम ओहदे पर तैनात किया गया, जिसके ऊपर कुछ लोग तो तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ तनकीद भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं अपना मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगी। काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। साइफर केस में अपील दायर कर दी है हुकूमत ने। हालांकि अभी इसका एक तफसीली फ़ैसला आना बाकी था, तहरीरी फ़ैसला आना बाकी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी करार दिया था। अभी उन्होंने इसका जो तफसीली फ़ैसला जारी नहीं किया, लेकिन हुकूमत को इतनी जल्दी है कि उन्होंने जाके फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्तसर फ़ैसले की बुनियाद पर ही इस फ़ैसले को चैलेंज कर दिया है। आपको याद होगा कि नैब तरमीम केस में इमरान खान साहब जब दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने साइफर केस का कोई हवाला दिया, तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा फ़ौरन बोले और उन्होंने कहा कि जी वो मामला अभी ज़ेर बहस नहीं है, और जब वो आएगा, चैलेंज किया जाएगा, तो फिर उस पर देखेंगे, जब उसकी अपील होगी तो उस पर बात करेंगे। हालांकि अभी उस वक्त तक तय भी नहीं था कि हुकूमत ने इस फ़ैसले को जाके चैलेंज करना भी है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं करना। लेकिन ये बड़ी अजीब बात थी कि एक अपील, एक दरख्वास्त अभी आपके सामने आई भी नहीं और आप पहले ही उसके बारे में एक माइंड दे रहे हैं कि जनाब जब वो आएगी तो उस पर बात करेंगे। यानी क्या, जैसे कि आपको पता है कि उसके ऊपर हुकूमत ने अपील दायर करनी है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि आपको कैसे पता चीफ जस्टिस साहब कि हुकूमत वाकई अपील करने जा रही। और फिर हमने चंद दिन बाद ही देखा कि वाकई हुकूमत ने अपील दायर कर दी। हालांकि अभी तहरीरी फ़ैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला होता है वो भी जारी नहीं हुआ। तो ये खैर बड़ा दिलचस्प है। अब जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ ये है कि जी चूँकि फ़ेयर ट्रायल की बात हो रही थी कि जी फ़ेयर ट्रायल नहीं मिला मुल्ज़मान को। खैर उन्होंने तो इसको यूँ पोर्ट्रे किया है अपील में कि जनाब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ताउन ही नहीं किया, बार बार अपीलें बीच में, बार बार फ़ैसलों को चैलेंज किया और ये सारा प्रोसेस किया गया, जिसकी वजह से इनफैक्ट देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरिट पे सुनना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई मसला था तो उसको वापस रीट्रायल के लिए भेजा जा सकता था, रिमांड बैक किया जा सकता था। तो उन्होंने अब बेसिकली कोशिश ये की है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके ये फ़ैसला ले सकें कि जी साइफर केस को रिमांड बैक किया जाए और नए सिरे से इसका ट्रायल किया जाए। वहाँ पे ये मेरिट को जाके चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि जनाब अगर उस फ़ैसले की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की बुनियाद ये है कि जनाब सही मौका नहीं दिया गया मुल्ज़मान को, तो फिर अगर यही बात है तो इसको रिमांड बैक करके रीट्रायल के लिए भेज दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि अब जो हालात हैं उसमें आप ये सोचें कि जनाब साइफर केस को ही रिमांड बैक करवाने में कामयाब हो सकेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो बहुत ही कमज़ोर केस साबित हुआ प्रोसिक्यूशन के लिए, और उसमें जिस तरह से उसके बखिए भी उधड़ गए हैं बुरी तरह मेरिट के ऊपर भी। तो खाली बात सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स की नहीं है कि जी टेक्निकली केस को सही चलाया नहीं गया, बल्कि उसमें मेरिट पे भी उसके ऊपर कुछ नहीं था। तो इसलिए ये काफ़ी ऑब्वियस है कि उस केस में जो फ़ैसला आएगा उसको बरकरार रखा जाए। होना तो ये चाहिए था उसूलन कि जाके हुकूमत इसको चैलेंज भी ना करती, लेकिन बहरहाल आपको पता है इस वक्त जो एक इंतकामी सूरत हाल है तो उसमें तो चैलेंज उन्होंने किया है। हालांकि देखा जाए तो उस केस में ऐसा कुछ है नहीं, और वहाँ पे मुसलसल जो प्रोसिक्यूटर हैं हर पॉइंट साबित करने में नाकाम हुए। दूसरी तरफ जो इद्दत केस का मामला था उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की, और उसमें बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की तरफ से मुख्तलिफ़ इस्तदाएँ की गई थी। लेकिन मैं अगर अपनी नज़र से देखूँ तो मुझे लग रहा है कि किसी एक की भी कोई बात नहीं मानी गई, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा ने तो डायरेक्ट ये इल्तिजा की थी कि जनाब फ़ैसला ही मुअत्तल किया जाए, जबकि इमरान खान साहब ने कहा था कि या तो आप इसको ख़ुद सुन लें मेरिट पे, और या फिर जो नए जज साहब हैं उनकी बजाय पुराने वाले जज साहब को ही रेफ़र किया जाए और उन्हें कहा जाए कि फ़ैसला सुना दें वो, क्योंकि वो तो केस सुन चुके हैं, सिर्फ फ़ैसला ही सुनाना था। तो देखा जाए तो इन तीनों में से कोई बात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं मानी। ना तो फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, ना पुराने जज के पास गया है, और ना ही मेरिट पर ख़ुद सुनने का फ़ैसला किया है।
अलबत्ता एक दरमियाना सा फ़ैसला ज़रूर आया जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जो मौजूदा एडिशनल सेशन जज हैं इद्दत केस में मजूका साहब, जो कि अब दोबारा से एक नए सिरे से इस केस को सुन रहे हैं, उनको ये हिदायत जारी की है कि आप 10 दिन के अंदर जो फ़ैसला मुअत्तल करने का मामला है उसके ऊपर फ़ैसला करें कि फ़ैसला मुअत्तल करेंगे या नहीं, ताकि ज़्यादा देर इसको लटकाया ना जाए और 1 महीने में ओवरऑल इस पूरे केस को दोबारा सुनकर फ़ैसला कर लें। तो बेसिकली उन्होंने सिर्फ उनको टाइम बाउंड किया है कि जनाब जल्दी ज़रा फ़ैसला कर लें, इसके अलावा कोई ख़ास रिलीफ नहीं है। उसके बाद हुआ ये कि मजूका साहब की अदालत में उनकी तरफ से एक अहम रिमार्क सामने आए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो ईद से पहले ही फ़ैसले मुअत्तली के हवाले से अपना फ़ैसला सुना देंगे, यानी फ़ैसला मुअत्तल होने जा रहा है तब भी और अगर नहीं होने जा रहा है तब भी, तो ईद से पहले वो इस बारे में अपना जो फ़ैसला है वो सुना देंगे। अब मेरे नज़दीक बहुत से लोग इस पे होपफुल हो रहे हैं कि जी फ़ैसला हो सकता है मुअत्तल हो जाए और बुशरा बीबी साहिबा तो फिर फ़ौरन ही रिहा हो जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर कोई और गिरफ़्तारी अभी नहीं है। देखा जाए तो इमरान खान साहब के ऊपर भी किसी और केस में भी कोई गिरफ्तारी नहीं है, तो अगर फ़ैसला मुअत्तल होता है तो फिर तो दोनों की रिहाई बनती है। लेकिन कभी इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब चूँकि और बहुत सारे केसेस में नामज़द हैं, तो 9 मई के या किसी भी और केस में उनको फ़र्दर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उनको तो बहरहाल रिहा नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि बुशरा बीबी साहिबा के लिए कोई इम्कान बन जाए, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसी फीलिंग महसूस नहीं हो रही कि बुशरा बीबी साहिबा को भी ईद से पहले कोई फौरी रिहा किया जाए। हो सकता है अगर ये फ़ैसला आए भी तो शायद दोनों को रिलीफ ना मिल सके और जज साहब कहें कि जी नहीं, मैं पूरा मेरिट पे फ़ैसला सुनूंगा और उसके बाद एक साथ ही पूरा फ़ैसला सुनाऊंगा, तो ये पूरा इम्कान हो सकता है। अब ये मैं कोई उसके ऊपर नहीं बात कर रही कि जी चूँकि केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि जो इस वक्त माहौल है, मैं जो उसका पॉलिटिकल एक एंगल है उसके तनाजुर में आपको अपना एनालिसिस दे रही हूँ। बहरहाल एक अच्छी खबर भी है जी, आज पीटीआई के लिए दफ्तर जो उनका डीसील किया गया था और बाहर जो वॉशरूम वगैरह गिरा दिया गया था, उस मामले को भी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था, तो उसके ऊपर भी फ़ैसला आ गया था। जस्टिस समन रिफ़त ने फ़ैसला सुनाया था और उन्होंने कहा था कि जिसको फ़ौरन डीसील किया जाए। आज इस दफ्तर को डीसील कर दिया गया, लेकिन फ़ौरन ही उनका ये कहना है पीटीआई के लोगों का कि बिजली काट दी गई है। तो ये अजीब से हथकंडे हैं कि जी हमने आपको आपका दफ्तर नहीं यूज़ करने देना। हालांकि पहले भी इसका क्या फ़ायदा हुआ है, मतलब आपने अगर सील किया, अदालत ने जाके रिलीफ दे दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो बिला वजह अपने ऊपर आप ये दाग लगा रहे हैं कि आप इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, तो ये मेरा ख्याल है एक फ़जूल की हज़ीमत है। पहले आपके ऊपर कम तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर कि आप इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके बिला वजह अपने ऊपर तनकीद करवा रहे हैं, तो भाई क्या इससे जब कोई हासिल ही नहीं है तो इस तरह की घटिया काम करने की ज़रूरत क्या है? चुप करके जो आपका करने का काम है वो करें आप, लेकिन बार बार बिला वजह जो है इस तरह की चीज़ें करके हल्केपन का सबूत दिया जाता है। तो बहरहाल जी दफ्तर तो डीसील हो गया, बिजली कट गई है, देखते हैं अब इसके ऊपर क्या होता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि इमरान रियाज़ के साथ क्या हो रहा है। इमरान रियाज़ भाई का जो लेन देन के मामले के ऊपर मुकदमा बना के उन्हें हज से रोका गया, 1 रोज़ का रिमांड भी दिया गया था पुलिस को, जिस्मानी रिमांड वो भी ख़त्म हो गया। तो आज उनको जब दोबारा पेश किया गया है कचहरी में, तो वहाँ पर मियाँ अली इशफाक साहब ने बेहतरीन दलाइल दिए और उसके बाद ये जो केस था वैसे ही फ़ारिग था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो उसमें इनको बरी कर दिया गया इमरान भाई को और ख़ारिज कर दिया गया मुकदमा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी और ऐड कर दूं कि कल के रोज़ ये भी देखा गया कि जब ये जाली मुकदमा दर्ज कराया गया तो इसका एक गवाह भी बनाया गया था। जी एक गवाह भी है, और वो जो गवाह था उसने अपना एक अलग से वीडियो बयान जारी कर दिया। उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, उसमें बताया कि जी मैं अरशद हूँ और मुझे इन्होंने इस केस में गवाह बनाया, हालांकि ये केस ऐसा है ही कोई नहीं है, बिल्कुल झूठा केस है और मैं इसमें बिल्कुल कोई गवाह नहीं हूँ। अब वो बंदा जो है वो जाके अदालत में अपनी गवाही भी देना चाहता था, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि उसके बाद उससे कोई रब्ता नहीं हो सका। तो आज बल्कि अज़हर सिद्दीक़ साहब ने उसकी भी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि वो जो जाली गवाह बनाया था वो बेचारा सच बोलने लगा तो उसको भी कहीं गायब कर दिया। अब ये कितनी बात सच है या वाकई वो खुद ही कहीं खामोश होकर बैठ गया ये तो पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल उसके साथ कोई रब्ता नहीं हो सका। लेकिन इमरान भाई की रिहाई फिर भी मुमकिन नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि रातों रात उनके ऊपर एक और मुकदमा बना दिया गया है, बहुत ही मज़हका खेज़ एक और मुकदमा। और वो मुकदमा क्या बनाया गया है कि जी इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, यानी जिस दिन ये एयरपोर्ट आए हज फ़्लाइट लेने के लिए, तो उस वक्त जब ये आए इनके साथ 1-2 दोस्त थे और वकला थे, तो
उसके उनके हवाले से उन पे बनाया गया कि जी इन्होंने आके कोई ज़ोर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की एयरपोर्ट में और जनाब कार सरकार में मुदाखलत की वगैरह वगैरह। हालांकि वहाँ पे उल्टा उनके साथ जो हुआ है वो सब ने देखा है, वीडियो सबूत मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि कोई और मुकदमा नहीं था तो अभी उनको और कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि कैसे और गिरफ़्तार रखें, तो उन्होंने यही मुकदमा बना दिया है। तो अब इस मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई है। लेकिन इमरान रियाज़ भाई वैसे तो कंपोज्ड हैं, ज़ाहिर आपको पता ही है, जो बंदा इतना कुछ सह चुका है तो उसके लिए ये छोटी मोटी गिरफ़्तारियाँ, इस तरह के फजूल मुकदमात क्या मायने रखते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो इस बात पे दुखी ज़रूर थे कि हज पे जाने से रोका गया है। आज थोड़ी सी जो उन्होंने बात की उसमें भी वो यही बात कर रहे थे कि गिरफ़्तारियाँ तो बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि 3 साल से मुसलसल मैं हज पे जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे हज पे जाने नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने कहा कि ये इतना गलत इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी मैं दुआ करूँगा जब भी मैं इंशाल्लाह हज पे जाऊँगा तो मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करूँगा जिन्होंने मुझे जाने से रोका है। तो ये उनका बड़ापन है कि उन्हें पता है कि ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप किसी को अल्लाह की राह में जाने से रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं कि मैं दुआ ही करूँगा कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन बहरहाल इमरान रियाज़ भाई आज इस हवाले से दुखी ज़रूर थे कि उन्हें हज पे नहीं जाने दिया गया। अदरवाइज़ वो ये कहते हैं कि आपने मुझे क्या कुछ नहीं मेरे साथ किया, इतनी देर मुझे आपने लापता रखा, मुझ पर बदतरीन तशद्दुद किया, मैं सूख के पीला हो गया, लेकिन मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ा। तो जब मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त करके मौक़िफ़ नहीं छोड़ा तो अब ये छोटी मोटी गिरफ़्तारियाँ करके आप मुझसे कैसे मेरा मौक़िफ़ छुड़वा सकते हैं। तो मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा जो दिल करता है मैं आज़ाद तरीके से बात करता हूँ। आज मेरी बात जो है वो पीटीआई वालों को अच्छी लग रही है, कल हो सकता है पीटीआई वालों को मेरी बात बुरी लग रही हो और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वालों को अच्छी लग रही हो। तो सहाफ़ी तो वही बात करेगा जो वो आज़ाद सहाफ़ी है, जो वो देख रहा है, जो वो उसको समझ आ रही है, उसके मुताबिक उसको लग रहा है। लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर सहाफ़ियों के साथ दुश्मनी में इस हद तक चले जाना, ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि काबिल मज़म्मत भी है और पाकिस्तान में तो एक जुर्म बना दिया गया है। यही बात वैसे मैं ख़ुद भी कहती हूँ, बहुत सारे लोग आजकल भी ये बात करते हैं कि जी आप बहुत प्रो पीटीआई हैं या इस तरह हैं उस तरह। भाई सीधी बात है, आज जिसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और आइन और क़ानून की पामाली हो रही है, अदलिया के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से अवाम को आपने बिल्कुल लाताल्लुक़ कर दिया इस रियासत से और जिस तरीके से आपने आइन मुअत्तल कर रखा है, ये सब चीज़ें देख के हम कैसे आपकी हिमायत कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम तो ये बात करें कि ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा सिंपल सा एक मामला है कि जनाब हम तो वो बात करें जो आइन में लिखा है कि भाई जिसको वोट मिले हैं उसको आप हुकूमत दें, वो अच्छी हुकूमत चलाए, वो बुरी हुकूमत चलाए, बुरी चलाए तो हम सब आपसे बढ़कर उस पर तनकीद करें, अच्छी हुकूमत चलाए तो अवाम फिर उसको दोबारा सेलेक्ट कर ले, इलेक्ट कर ले, जो भी वो अवाम जाने और लीडर जाने। लेकिन ये बीच में जो पंगेबाजियाँ ये नहीं होनी चाहिए। ये सादा सा मौक़िफ़ है, इसके ऊपर कोई वो बात नहीं है कि जी इमरान खान की पहले बड़ी कोई ज़बरदस्त हुकूमत थी, बड़ा कोई आइडियल दौर था। ना हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान कोई खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि गलती से मुबर्रा हो गया है। इमरान खान भी इंसान है, उसने भी गलतियाँ की हैं पहले भी, आगे भी शायद करेंगे। बहुत सारे लोगों से बेहतर भी हैं, हो सकता है बहुत आके वापस आए तो और बेहतर हो जाएं, अच्छा परफॉर्म करें, हो सकता है ना भी अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन वो बाद की बात है। अगर अभी किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो कैसे हम ये कहें कि हाँ जी इसके साथ ठीक हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आज पीटीआई को हमारी बात अच्छी लग रही है, कल अगर पीटीआई इक़्तिदार में आती है हम उन पे तनकीद करेंगे तो उन्हें भी हमारी बात बुरी लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आज पीएमएलएन ने हमें दुश्मन समझ लिया है इसी तरह कल को पीटीआई भी हमें दुश्मन समझ ले, फिर तो इस मुल्क में सहाफ़त का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो इसका मतलब है कि सहाफ़ी कोई नहीं है, सारे आपके जानी दुश्मन है क्या, कि जिनके साथ आप ये करें कि उनको अपने बीवी बच्चे बाहर भेजने पड़े या ख़ुद बाहर जाके पनाहें तलाश करना पड़े, हम अपने मुल्क में रह के अपना काम ना कर सकें। ये किस तरह की आपकी जमहूरियत है, ये किस तरह का आपका पूरा आइन है, पूरा सिस्टम है कि जिसमें आप सहाफ़ी को ये इजाज़त नहीं दे रहे कि वो तनकीद कर लें। और उसके ऊपर आप फतवे देखें, चेले चमचे उनके जो शुरू हो जाते हैं कि जी ये गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन, प्रोपेगेंडा। भाई कौन सा मुल्क दुश्मन, क्या गद्दारी। तो ये जो एक एटीट्यूड है जो इमरान रियाज़ भाई के केस में एक बहुत एक प्राइम एग्जांपल है इस चीज़ की कि किस तरीके से आपने एक शख्स को एक तो मौत के मुंह में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर उसकी किस्मत वो बच गया, आ गया वापस अपनी फैमिली में सब कुछ, और फिर भी आप उसको जीने नहीं दे रहे, फिर भी उसको सांस नहीं लेने दे रहे। ये सूरत हाल है। बहरहाल चूँकि बात पीटीआई की तनकीद की हो रही है तो एक बात पे बड़ी तनकीद हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक़ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान को मेडिकल इंस्टीट्यूट में एपलेट ट्रिब्यूनल का सरबराह जज लगाया है, जिसके ऊपर जो है वो बहुत तनकीद भी शुरू हो गई कि देखिए जी ओहदा बांट दिया है
और कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब पीटीआई जो है वो भी तो अकरबा परवरी कर रही है। अच्छा, तो यही वजह थी, ये जज साहब भी इतनी ज़मानतें दे रहे थे, ये था वो था, ये तो इनका पूरा है। फिर मिली भगत थी, हम तो पहले ही कहते थे पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पीटीआई के साथ मिली हुई है और वहाँ से ज़मानतें मिल रही हैं वगैरह वगैरह, रिलीफ पे रिलीफ और सब चीज़ें। और अच्छा देखा अब इन्होंने ओहदा भी दे दिया, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी तरफ कुछ लोग पीटीआई के इसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो काबिल लोग हैं, आप अच्छी बात है कि आप उन्हें किसी जगह पे अगर और उनकी खिदमत उठा सकें, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकें, तो अच्छे अपराइट लोगों को होना चाहिए। अच्छा, अब मेरा अगर आप इसके ऊपर पूछें ज़ाती तज्ज़िया, तो पहली बात तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि जो चीफ़ जस्टिस साबिक़ चीफ़ जस्टिस इब्राहिम खान साहब हैं वो अच्छी शोहरत के हामिल जज थे और अपराइट जज थे। मुझे कहीं से महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने जो है पीटीआई को बहुत ज़्यादा जाके रिलीफ दिया इस तरह। भाई ज़ाहिर है, जब आप 50-50 मुकदमे बनाएंगे तो फिर ज़मानत भी उसी हिसाब से ही होगी, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब ये डिज़र्व करते थे कि उल्टा उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट में मूव करना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इस बुनियाद पे मूव नहीं किया गया कि जनाब ये वहाँ जाके कहीं पीटीआई को सपोर्ट ना करें। तो ये भी एक गलत बात थी कि एक अपराइट जज को इस तरीके से किसी जमात के साथ नत्थी करके और उसको आप आगे उसकी तरक्की का रास्ता रोक लें, उसकी प्रमोशन ना होने दें। बहरहाल खैर, चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड हो गए, जाते जाते उन्होंने ख़त भी लिखा था जिसमें उन्होंने ये गिला भी किया था। लेकिन उसके बाद अब ये बात दुरुस्त है कि अच्छे लोगों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन फिर ये आपकी बेसिक जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्योंकि एक तरफ हम ये कह रहे होते हैं कि रिटायर्ड जर्नलों को, रिटायर्ड जजों को, रिटायर्ड सरकारी अफसरान को क्यों बार बार नौकरियां दी जाएं, और जो आपकी नई लॉट है, जो आपकी यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी है, जो नौकरियों की तलाश में मारी मारी फिर रही है, उनको आप ना एडजस्ट करें। और फिर से आप जो लोग सारी सारी ज़िंदगियाँ अपने कमा चुके हैं, अच्छे उनको मुराद भी मिल रही हैं, उन्हीं को आप दोबारा कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें। तो ये उस यंग जनरेशन के साथ भी ज़्यादती होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुल्क में कोई इतनी ज़्यादा तो फरावानी है नहीं जॉब्स की कि जनाब चूँकि अब और कोई नहीं मिल रहा, अब जॉब खाली तो नहीं रखनी, तो चलो जी रिटायर्ड को भर्ती कर लें। आपका तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो इतनी बड़ी तादाद में होते हैं और नौकरियाँ कम होती हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर होता है कि पीटीआई हुकूमत ये ना करती, और अच्छा होता है कि चीफ जस्टिस साहब खुद भी ये ना लेते ओहदा, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे निशान ना आता। अब इस तरह तो हर कोई ये कहेगा कि देखा इन्हें नवाजा गया है, तो ये चीज़ का तासुर तो नहीं होना चाहिए। भले वो डिज़र्व मेरिट पे ही करते क्यों ना हो, लेकिन तासुर तो यही बनेगा कि जी इनको नवाजा गया। तो बेहतर होता वो खुद भी ना लेते, ना पीटीआई इसको इनको अपॉइंट करती। बहुत से और बेहतर हो सकते थे लोग जिनको आप अपॉइंट करें। तो मेरा ख्याल है कि जो आप एक रूल अगर सेट करें तो फिर उसको फॉलो करें, भले उसमें आपको नुकसान हो, भले फ़ायदा हो, लेकिन फिर उस चीज़ को आपको खुद भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आखिर में जी सिर्फ शेर अफजल मरवा साहब के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगी। शेर अफजल मरवा साहब वापस आए और आज उनकी ओन चौधरी साहब के साथ एक पिक्चर या वीडियो जो भी आप कह लें बड़ी वायरल हुई है। बेसिकली वो ओन चौधरी के साथ नहीं है, उसमें देखा ये जा सकता है कि ओन चौधरी साहब के साथ एक बच्चा भी है। ओन चौधरी जो है वो शेर अफजल के कान में कुछ कहते हैं और फिर उसके बाद जो शेर अफजल मरवा साहब हैं, वो जो बच्चा है छोटा उसके साथ तस्वीर बनवाते हैं। इतनी सी ही वो वीडियो है, लेकिन उसके ऊपर बहुत बात शुरू हो गई कि ओन चौधरी के साथ बात क्यों की। ओन चौधरी तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत केस में गवाह है और जो उसने पीटीआई को, इमरान खान को, उनकी फैमिली को नुकसान पहुँचाया है, तो वो तो बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोग तो उनसे नफ़रत करते हैं। तो शेर अफजल मरवा साहब का उनके करीब होना या उनकी बात सुनना, उस पर ज़ाहिर तनकीद करते हैं लोग कि भाई ये बंदा हर उस बंदे से जाके बातचीत शुरू कर देता है कि जो पीटीआई का इतना सख्त मुखालिफ होता है, भले वो ख्वाजा आसिफ हो, भले वो ओन चौधरी हो। तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप देखें तो वो वीडियो में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई सिर्फ इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है बात हुई भी नहीं होगी कि भाई बच्चे के साथ पिक्चर बना लो। तो बच्चे ही होते हैं सबके, हो सकता है शेर अफजल मरवा साहब का बच्चा कोई फ़ैन हो, तो चलिए अगर उन्होंने एक आध मिनट की एक आध सेकंड के लिए बल्कि सही साथ खड़े हुए या पिक्चर बनवा ली, तो इतना भी आप उस पर क्या कर सकते हैं। अगर वो ना भी बनवाते तो ओन चौधरी का वैसे आपने क्या बिगाड़ लिया जाके। तो बहरहाल जी इस मौजू के ऊपर तनकीद हो रही थी। तो शेर अफजल मरवा साहब वो बेचारे शख्स हैं कि जिसकी वो कहते हैं ना माफ़ी नहीं होती, कड़ी हर वक्त नज़र उसके ऊपर होती है कि वो ज़रा सा यूं लाइन पे जाता ज़रा सा यूं होता है ना, तो बस वहीं उसको पकड़ लिया जाता है कि ये बंदा जो है ना इस तरह का है। तो वो बेचारे काफ़ी हर वक्त नरगे में रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।